फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस में। आज से एक नई सीरीज़ और चालू करने की कोशिश की है, जिसमें हम न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आएगी, जैसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसको तो हम कवर कर लेंगे। बट अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ के रिगार्डिंग, जैसे कोई अथॉरिटी वगैरह के बारे में पता करना है, जैसे यूनेस्को के बारे में हो गया या कोई किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसके बारे में भी हम पता करेंगे कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे पेपर्स में आ सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहला है मंकी पॉक्स। आजकल न्यूज़ में बहुत मंकी पॉक्स के बारे में फैल चुका वो है, न्यूज़ आपने सुनी होगी। तो मंकी पॉक्स फर्स्ट आइडेंटिफाई कहाँ हुआ था हमारे लिए, हमारे पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। 1970 में हुआ था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। कब हुआ था? 1970 में। ठीक है, ये एक वायरल जूनोटिक डिसीज़ है। जूनोटिक मीन्स ये जानवरों से इंसानों में फैलने वाली डिसीज़ है, और प्लस ये इंसानों से इंसानों में ही फैल सकते हैं उनके घावों के थ्रू। ठीक है, और इसके जो सिम्टम्स है, इसके सिम्टम्स है लो एनर्जी, रैशेस, फीवर, हेडेक, स्वोलन लिम्फ नोड एटसेट्रा। और इसका मेन एनिमल होस्ट, ये पूछ सकते हैं एनिमल होस्ट कौन है, रोडेंट या प्राइमेट्स। ठीक है, जो उसके मेन जो मतलब प्राइमरी वो है आपका रोडेंट और वो प्राइमेट्स। ठीक है, होस्ट जिनके अंदर ये रहते हैं वायरस। ठीक है, होस्ट होने कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एनसीआरबी भी आज न्यूज़ में थी। एनसीआरबी का क्या है? एनसीआरबी है, उसका मतलब पहले फुल फॉर्म देखते हैं। एनसीआरबी का मतलब है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। मतलब कि नाम से पता लग रहा है एक ब्यूरो है जो देश में जितने भी क्राइम हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड ये रख रहा है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्राइम डाटा। कलेक्ट करती है, फिर उसको एनालाइज करती है कि ये आजकल जो मतलब ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और कौन से क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में ये ध्यान रखती है। एनसीआरबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको याद रखना चाहिए, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। ठीक है, और ये कब फॉर्म हुआ था? 11 मार्च लिख रखा है, 11 मार्च 1986। कब हुआ था? 11 मार्च 1986 में। ठीक है, जो मेनली है जो एनसीआरबी साल में 3 रिपोर्टें तैयार करती है। देखो, पहले तो क्राइम ऑफ इंडिया, इंडिया में क्राइम इन इंडिया में क्या क्या क्राइम हो रहा है। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ्स मतलब एंड सुसाइड्स इन इंडिया। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ्स मतलब कोई बस से एक्सीडेंट हो गया या किसी रोड पे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है कि मतलब रोड ख़राब है या बसेस में प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ के। तो मैंने पहले बताया ना, कोई रिकॉर्ड रखती है, एनालाइज भी करना होता है उनको। ठीक है, और तीसरा क्या? प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। प्रिजन मतलब जो कैदी होते हैं, कि प्रिजनर्स जो होते हैं कैदी, उनकी मतलब उनका स्टैटिक्स कैसे है कि बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, किस तरीके से। ठीक है, ये 3 तरीके की रिपोर्ट्स बनाती है। ठीक है, उसके बाद में पुलिस ऑफिसर्स और रिसर्चर्स और मीडिया पॉलिसी मेकर्स इन पे रेफरेंस पॉइंट बताते हैं कि इस वजह से ये घटनाएं कम हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आधार कार्ड के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, आधार कार्ड, अब एक न्यूज़ आई थी, चाइल्ड आधार कार्ड इज़ नॉट मस्ट फॉर आंगनबाड़ी बेनिफिट्स। आंगनबाड़ी बेनिफिट में ना बीच में ना आधार कार्ड मांगने लगे थे, वही बच्चों का। अब जो बच्चा पैदा हुआ है उसका आधार कार्ड मतलब इतनी जल्दी तो नहीं बन सकता, कोई बना लेते, कहीं नहीं बनाते, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है। तो जिसका नहीं बनता उसको आंगनबाड़ी बेनिफिट नहीं मिलते, जैसे उनको दालें मिलती हैं या काफ़ी सारी नट्स वगैरह मिलते हैं, तो वो सब चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही थी। तो अभी एक स्कीम, किस स्कीम के अंदर? सक्षम आंगनबाड़ी या पोषण 2 स्कीम, जिसका नाम है। ठीक है, अब थोड़ा आधार कार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये मतलब ये बोल दिया सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया है कि मदर का जो आधार कार्ड है ना, उसको यूज़ कर सकते हैं जिससे बच्चों को उनके पौष्टिक आहार या जो आंगनबाड़ी बेनिफिट्स उनको मिल सके। ठीक है, अब आधार कार्ड के बारे में पढ़ते हैं। 12 डिजिट का होता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, ये वॉलंटरीली होता है। वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक, कि मतलब ये आपका कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपका कोई रेजिडेंशियल प्रूफ भी नहीं है, ये आपका बस एक वॉलंटरी, आपने मतलब गवर्नमेंट ने आपको यूनिक आइडेंटिटी नंबर दे रखा है। ठीक है, अब फॉरेनर्स, इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है, फॉरेनर अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, फॉरेनर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 182 दिन, 12 महीने में से 182 दिन, 12 मंथ में से, मतलब 365 दिन में से 182 दिन इंडिया में रहने चाहिए जब उन्होंने अप्लाई किया। मान लो उन्होंने अप्लाई किया है 31 दिसंबर को। ठीक है, तो उनको इससे 182 दिन पहले तक इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो भी इनरोल कर सकते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती है वो जो एक्ट से बनती है। एक होती है पार्लियामेंट्री बॉडी, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी आपके एक्ट्स में, जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा वगैरह राज्यसभा में जो आपके एक्ट्स बनते हैं उससे होती है। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ था आधार कार्ड?
28 जनवरी 2009 में। ठीक, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए आगे चलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपने सुना ही होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बाद IPR के बारे में। ये होता क्या है, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो ये एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये एक ऐसा लीगल राइट है कि मान लो आपने किसी चीज़ में, मतलब मान लीजिए आपने कोई चीज़ बनाई, आपने कोई केमिकल फॉर्म कर दिया, केमिकल बना दिया, उसमें आपको पैसे लगे, आपने रिसर्च की, आपने टीम बनाई, सब बनाया, तो बाद में जब वो सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद आपको इसमें एक प्रॉपर्टी राइट मिल जाता है कि इसका मतलब जो इसका जो ये जो आपको जो चीज़ बनाई वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन ये हमेशा परमानेंट नहीं होता, ये कुछ सालों तक के लिए मिलता है, ये हमेशा के लिए नहीं मिलता। तो इंडिया का पेटेंट एक्ट है, उसके थ्रू भी मिलता है। और बाकी आप देखेंगे कि अलग अलग पेटेंट्स एक्ट है हर किसी कंट्रीज़ के, और ठीक है उसके थ्रू भी मिलता है। लेकिन हम इंडियन पेटेंट एक्ट के थ्रू हमें पेटेंट मिलता है कि हमने इंडिया में कुछ बनाया तो वो हमारे पास ही रहेगा और कोई और उसका नाजायज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, और कुछ सालों के लिए ही मिलता है। ठीक है, किनको मिलता है? इन्वेंटर क्रिएटर को। और ये इसलिए भी मिलता है कि इन्वेंशन ज़्यादा हो सके, इन्वेंशन को बढ़ाया जा सके, कि इन्वेंशन जितनी बढ़ेगी उतना अच्छा है हमारे देश के लिए। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं। एक होता है देखो पेटेंट हो गया, पेटेंट ले लिया। ट्रेडमार्क, कि ये मेरा ट्रेडमार्क है, ये कोई और नहीं हो सकता। देखा है ना आपने कि मान लो PP ज्वेलर्स होगा, उनका कोई ट्रेडमार्क होगा तो उनका कोई नहीं यूज़ कर सकता है। डिज़ाइन हो गया, कोई स्पेशल डिज़ाइन है जो आपका। कॉपीराइट, जैसे आप मान लीजिए आपने किसी ने कोई बुक लिखी और आप उस बुक को अपने नाम से पब्लिश नहीं करा सकते, वो कॉपीराइट इशू हो जाता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये भी मिलता है, ये उनको मिलता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जैसे मान लीजिए कि कांचीपुरम है, या जैसे आपके आसाम की टी हो गई, आसाम टी हो गई। ठीक है, जो इन चीज़ों को है ना, आसाम टी हो गई, इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल रखा है इस जगह पे सबसे बेहतरीन टी कहाँ उगती है, आसाम टी कहाँ पे, आसाम में, तो नाम के साथ ही जोड़ दिया गया। तो उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस को देखते हुए ये चीज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिए जाते हैं। ठीक है, चले आगे चलते हैं। लोकपाल एंड लोकायुक्ता, चलो इसके बारे में काफ़ी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो उसमें देखते हैं हम कि क्या चीज़ें हैं। देखो, पहले लोकपाल एंड लोकायुक्ता कहाँ पे था? ये आपका था स्वीडन में। सबसे पहले ये क्रिएट किया गया था, बनाया गया था ओम्बड्समैन। कहाँ पे? स्वीडन में। कब बनाया था? 1809 में। ठीक है, अब ये फॉर्म कब हुआ है, मतलब ये बन तो गया था 2013 में। ठीक है, लेकिन एक्ट जो बन गया था, लेकिन ये फॉर्म कब हुआ है? 19 मार्च 2019 को। ठीक है, अब देखते हैं लोकपाल जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो करप्शन, जैसे मान लीजिए किसी ने करप्शन ज़्यादा कर रखा है तो उसके लिए ये चीज़ें होती हैं कि करप्शन को मिटाने के लिए, कि करप्शन के लिए मतलब करप्शन के चार्जेस लग गए किसी के ऊपर, तो उसका कौन देखता है? लोकपाल। अगर इस मान लिया सेंट्रल पे लगे हैं, ठीक है, तो लोकपाल। स्टेट के किसी उस पे लगे हैं तो लोकायुक्ता। ठीक है, यहाँ पे लिख भी रखा है नेशनल लेवल पे आपका लोकपाल देखते हैं और लोकायुक्ता देखते हैं, सेम फंक्शन ऑफ स्टेट लेवल। जो टर्म था लोकपाल वो किसने कॉइन किया था, किसने बनाया था? वो बनाया था डॉक्टर एलन सिंघवी ने। कब बनाया था? 1963। हमारे फर्स्ट जो लोकपाल थे जो 2019 में बने थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, और अब जो करंट वाले हैं वो उनका नाम है प्रदीप कुमार मोहंती। तो आपको इन दोनों को भी ये भी याद रखना चाहिए। ठीक है, ये कभी पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 5G, हाँ ये 5G आज कल ही परसों इसकी बिड खत्म हुई है। ठीक है, अंबानी जी ने काफ़ी ज़्यादा बिड पे खरीदा है। तो फर्स्ट था हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या था? एनालॉग टेलीकम्युनिकेशन में था, जो हमारे ये 1979 में जो हमारी लैंडलाइन हुआ करते ना उसमें। ठीक है, उसके बाद 2G आया, 2G देखा होगा टेक्स्ट मैसेजिंग फॉर्म में 1991 में। फिर 3G आया मोबाइल एंड वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन में। ठीक है, 1998 में। फिर 4G जो आजकल आप यूज़ करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ये इंडिया की बात नहीं कर रहा, ये मैं जो जैसे जो इनकी खोज होती रही उस टाइम की। फिर क्लाउड आया, IP आया, इंटरनेट प्रोटोकॉल आ गया, मोबाइल ब्रॉडबैंड आ गए। ठीक है, ये आपके आ गए 2008 में। उसके बाद से अब 2019 में क्या आ गया? 5G। इसमें क्या है इसकी, क्योंकि क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि आप नोटिस करेंगे 1G से 2G स्पीड ज़्यादा थी, 2G 3G, 3G से 4G और 4G 5G होगी। तो हर चीज़ को हम अपनी जो इवोल्यूशन देखो, उसका नाम है ना इवोल्यूशन ऑफ 5G। पहले 1G था, फिर इवॉल्व होकर 2G हुआ, उसमें अलग अलग चीज़ें ऐड ऑन होती रही। ठीक है, हमारे लिए अच्छा होता रहा। आज हम नेट कितनी जल्दी यूज़ कर ले रहे हैं, किसी ने 2G यूज़ किया होगा तो उसको पता होगा कि इमेज खोलने में भी कितना टाइम लगता था।
तो आइए 5G के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 5G नेटवर्क क्या है? हाई स्पीड नेटवर्क है, से सुपर रिलायबिलिटी है और नेग्लिजिबल लेटेंसी। लेटेंसी मतलब कि बहुत कम टाइम लगेगा आपको कोई चीज़ भी खोलने के लिए, कोई साइट खोलनी है तो आपकी बहुत जल्दी खुल जाएगी। ठीक है, 5G विल एक्सपेंड द मोबाइल इकोसिस्टम इनटू रियल न्यू रियल्म। ठीक है, नए उसमें एक्सपेंड करेगा 5G बहुत जल्दी। और 5G विल इम्पैक्ट एवरी इंडस्ट्री, मेकिंग सेफ ट्रांसपोर्टेशन, रिपोर्ट। जैसे आजकल हमें हर चीज़ की यूज होता है, एलेक्सा पे यूज़ होता है, अब यूज़ करते हैं ना कि एलेक्सा स्विच ऑफ द टीवी, तो सब चीज़ें ये होती है। तो 4G, अब 5G सोचिए बहुत कितनी 5G की स्पीड देखिए, 10 Gbps है, गीगाबाइट पर सेकेंड, गीगाबाइट पर सेकेंड। तो इसको कैसे लिखते हैं? 10⁹9। गीगा मतलब 10⁹9। ठीक है, चलिए आगे चलते। देखो अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जगह की वो थी तो इसको यहीं से देखेंगे। ठीक है, पहले तो ये देखेंगे क्या है ये INSTC क्या होता है। ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को कहते हैं INSTC। ठीक है, अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? देखो पहले हम यहाँ से इंडिया से जाते थे, इंडिया से कैसे जाते थे? इंडिया से गए, फिर यहाँ से हमें घूमते हुए यहाँ नॉर्थ सी से यहाँ, उसके बाद हम सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पहुँचते थे। ठीक है, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी पे आगे फिर बाल्टिक सी होते हुए हमें इसमें काफ़ी टाइम लगता था। इस पर बीच में सुएज़ कैनाल भी पड़ती है। सुएज़ कैनाल कहाँ पड़ती है आप बताएंगे। अब हमने जो नया रूट जो बना है वो बना है इंडिया से बंदर अब्बास, ईरान से आपका बाकू से ये अस्ट्रखान से मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग। अब सीधा रशिया से होते हुए सेंट्रल वहाँ यूरोप पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें हमारा क्या हो रहा है, हमारे एक तो फ्लाइट कॉस्ट जो भेजने की वो है वो 30% बच रही है और जो जर्नी टाइम है वो 40% बच रहा है। ठीक है, तो जो पहले कन्वेंशनल रूट था हमारा सुएज़ कैनाल का, उसको अगर हम बाईपास कर मतलब उसको हम छोड़ देते हैं, दूसरे वाले यूज़ करते हैं, तो हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है हर कोई यही यूज़ करेगा जिस तरीके से ये बॉम्बे है, यहाँ से बॉम्बे से स्टार्ट है। ठीक है, अब देखते हैं दिस कॉरिडोर कनेक्ट इंडियन ओशियन and Persian Gulf to the Caspian Sea via Iran and the connected to Saint Petersburg and North European via Russia। ठीक है, ये कनेक्ट क्या कर रहा है? इंडियन ओशियन, पर्शियन गल्फ टू कैस्पियन सी, थ्रू कैस्पियन सी, फिर वहाँ से ईरान से सेंट पीटर्सबर्ग से नॉर्थ यूरोपियन। ठीक है, वहाँ पे अब जैसा INSTC था ना, ये स्टार्टिंग में 3 कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया था, एक इंडिया, ईरान और रशिया। अब इसमें 13 कंट्रीज़ हो गई हैं। आपको नाम नहीं पता लगेगा, आप इस नाम को लिख लीजिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, नाम लिख लीजिए। है यह कजाकिस्तान, बेलारूस, ओमान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया एंड सीरिया। इन्होंने भी साइन कर दिए इंस्ट्रूमेंटल एक्सेशन। ठीक है, जब ये रूट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद ये लोग भी यहीं से यही रूट यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। INSTC के बारे में आपको पता लग गया। ठीक है, चलिए G7 के बारे में। G7 देखो, G7 के बारे में आप जो मोस्टली इन पेपर्स में क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएंगे? G7 के मेंबर्स बताइए। G7 के मेंबर है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US। ठीक है, पहले G8 हुआ करता था बीच में, फिर दोबारा G7 हो गया। G8 में रशिया भी था, तो जब उसने क्रीमिया पे वो क्या था आक्रमण, तो उसके बाद उसको हटा दिया गया। 1997 में मिलाया था, 2014 में हटा दिया। ठीक है, रशिया। चले आगे चलते हैं। US किल्ड वर्स्ट मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, ये एक न्यूज़ थी। इस न्यूज़ के बारे में आपको बताता हूँ, ये लेकिन न्यूज़ काफ़ी बड़ी है। चलो इसके बारे में नॉर्मल सी चीज़ देखते हैं। मतलब US ने किल्ड कर दिया है किसको? लीडर ऑफ अलकायदा। क्या पता एग्जाम में आ सकता है, क्या नाम था उसका? ऐमान अल जवाहिरी। आपने पिक्चरों में भी सुना हुआ इनका नाम। ठीक है, ड्रोन स्ट्राइक किया है। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो बिडेन ने कंफर्म किया है। ठीक है, कहाँ पे मारा है इन्होंने? इनको कहाँ पे इनको मारा गया है? अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। एक और बड़ी मतलब बड़ा आतंकवादी वो भी अफगानिस्तान में मारा गया था, उसका नाम बताना। ठीक है, अब हमारे इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या था? दोहा एग्रीमेंट। ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ था अफगानिस्तान के बीच में और US, मतलब पीस ऑफ अफगानिस्तान के लिए, और US और तालिबान की डील थी है। ठीक है, इसको कहते हैं दोहा एग्रीमेंट। ठीक है, पीस एग्रीमेंट था, साइन किया था यूनाइटेड स्टेट और तालिबान ने। कब किया था? 29 फरवरी 2020 में। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, दोहा और कतर में कहते हैं, दोहा एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी कि आप यहाँ पे टेररिस्ट को नहीं आने देंगे अपनी कंट्री, मतलब कंट्री में। ठीक है, और इन्होंने बोला था कि आप अपने सारी नाटो की फोर्स यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी,
बट अभी इनके वहाँ पे ये आतंकवादी मारा गया, तो अब ये नई चीज़ें पता लगेंगी, जैसे जैसे होती रहेंगी आपको कवर करवा दूँगा, ठीक है। आगे देखेंगे कि क्या होता है। चलिए अगला सेशन अगले का देखते हैं कि पहला। अच्छा, एक न्यूज़ और थी, चाइना एग्री ओवर पेलोसिस विजिट। पेलोसिस कौन है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चाइना एंग्री ओवर पेलोसिस विजिट। पेलोसी का नाम क्या है, नैन्सी पेलोसी, ठीक है। ये है कौन, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। नैन्सी पेलोसी, ये है यूएस हाउस ऑफ स्पीकर, ठीक है। अभी लड़ाई किस बात की हो रही, इनका विजिट पड़ा है आपका यहाँ पे ताइवान में है, और चाइना ताइवान को अपना ही पार्ट मानता है। ये एक आइलैंड है, ये रहा, ये एक्चुअली ये रहा, ठीक है। चाइना इसको अपना ही पार्ट मानता है। तो अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई भी कंट्री का जो मतलब ऑफिशियल कंट्री का, इतनी बड़ी कंट्रीज़ का कोई भी ऑफिशियल अगर यहाँ पे जाता है, ठीक है, और वो विजिट करता है, ठीक है, तो ये इनको एक अपना सोवरेनिटी मिल जाएगी, ठीक है, इनको अपनी सोवरेनिटी मिल जाएगी। तो इसलिए चाइना नहीं चाहता कि इनको अपनी सोवरेनिटी मिले, ठीक है, संप्रभुता मिले, ठीक है। इस वजह से इसने क्या किया, चाइना ने अभी बताया कि ये एक स्पेस मिलिट्री या मतलब एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, ताइवान को। और इसका से कहने का मतलब है कि ये ताइवान को चारों तरफ से घेर लेगा, कि जो भी ऑफिशियल विजिट है, जो भी यूएस के थ्रू द्वारा, वो यहाँ से चले जाएँ, ठीक है। अब 25 साल बाद एक विजिट हुई है, क्योंकि ताइवान ये अपने आप को एक अलग कंट्री मानता है, ये चाइना इसको अपना ही पार्ट मानता है, तो इनके बीच में हमेशा लड़ाई रहती है। जैसे चाइना ने तिब्बत को अपने अंडर ले लिया है, ठीक है ना। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद।